हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं। हमारे यूट्यूब चैनल मैथ्स पीएसएन में आपका स्वागत है। जैसा कि लास्ट टाइम हम लोग अर्थमेटिक प्रोग्रेशन सीक्वेंस एंड सीरीज का एक टॉपिक है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन हम लोग पढ़ रहे थे। इसी प्रकार आज हम लोग पढ़ेंगे ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन यानी कि गुणोत्तर श्रेणी। लास्ट लेक्चर में बताया था कि सीक्वेंस एंड सीरीज में हम लोग को 3 टॉपिक पढ़ना है, 3 पार्ट में। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन और हार्मोनिक प्रोग्रेशन, यानी कि समांतर श्रेणी, गुणोत्तर श्रेणी और हरात्मक श्रेणी। पिछले वीडियो में हम लोग ने अर्थमेटिक प्रोग्रेशन यानी समांतर श्रेणी पढ़ा। आज हम लोग पढ़ेंगे ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन यानी कि गुणोत्तर श्रेणी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, देखते हैं जीपी ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन क्या है। यहाँ पर मान लीजिए कोई टर्म लिखा है 5 और उसका मल्टीपल यानी 5 इंटू 2 कितना हुआ 10, 10 इंटू 2 20, 20 इंटू 2 40, 40 इंटू 2 80। ये जो है ये आपकी एक जीपी की सीरीज है। कैसे पहचानेंगे जीपी की सीरीज क्या है? अगर हम सेकेंड टर्म में फर्स्ट टर्म को डिवाइड करेंगे, एपी में हम लोग डिफरेंस देखते थे, यहां हम लोग डिवाइड करके देखेंगे। अगर डिवाइड करने के बाद वैल्यू सेम आ रही है यानी कि रेशियो सेम आ रहा है, 10/5 2, 20/10 2, 40/2, 40/22, 80/42, यानी कि ये जो सीरीज है ये जीपी की है। और ये जो हम रेशियो बोल रहे हैं, इसी रेशियो को हम लोग कॉमन रेशियो कहते हैं, जिसका सबसे ज्यादा यूज होता है जीपी में। एक है ए जिसे हम लोग फर्स्ट टर्म कहते हैं, यहाँ ए इक्वल टू कितना हो गया 5। जो आर की वैल्यू है वो यहाँ 10/5 यानी कितनी हो गई 2 हो गई। टी एन क्या हो गया nth टर्म, एस एन क्या हो गया सम ऑफ एन टर्म। यहाँ हम लोग एक चीज और पढ़ेंगे जो कि हम लोग ने एपी में नहीं पढ़ी थी, एस इनफाइनाइट यानी कि इनफाइनाइट टर्म का सम। अब हम लोग एक सीरीज और देखते हैं। जैसे मान लीजिए हम लोग ने पहली फर्स्ट नंबर लिखा 1, 1/3, 1/9, 1/27, ये एक सीरीज है। इसका ए कितना है 1, आर की वैल्यू इतना बाई इतना करेंगे 1/3, इतना बाई इतना करेंगे तब भी 1/3, इतना बाई इतना करेंगे तब भी 1/3 आएगा, यानी कि रेशियो सेम है। तो ये जीपी की सीरीज है। कैसे? पहले से हम लोग ने पहचान लिया जीपी है। इसमें 1/3 का मल्टीप्लाई तो 1/3, इसमें 1/3 का मल्टीप्लाई यानी कि नीचे वाले नंबर में 3 का मल्टीप्लाई हो रहा है। 1 का मतलब 1/1, नीचे वाले नंबर में 3 का मल्टीप्लाई, फिर 3 का मल्टीप्लाई, फिर 3 का मल्टीप्लाई, कुल मिला के कहने का मतलब 1/3 का मल्टीप्लाई हो रहा है। तो 1/3 का मल्टीप्लाई, इसमें 1/3 का मल्टीप्लाई करेंगे, ये 1/3 का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा। तो ये जो 1/3 का मल्टीप्लाई है, ये 1/3 ही आपका कॉमन रेशियो कहलाता है। इससे इसको डिवाइड किया 1/3, इससे इसको डिवाइड किया 1/3, ये जो 1/3 आ रहा है ये आपका कॉमन रेशियो है। nth टर्म क्या होता है ये अभी हम लोग सीखेंगे। यानी कि अगर 10वां टर्म पूछेगा आपसे तो T10 इसका क्या फार्मूला होता है ये अभी हम लोग देखेंगे। Sn अगर n टर्म का सम देखेंगे तो इसमें भी Sn में कुछ ना कुछ आएगा, कोई ना कोई फार्मूला होगा। और एक और हम लोग लिख रहे हैं, जैसे इसमें लिखा है S इनफाइनाइट। अब इन दोनों में अंतर समझिएगा। इनफाइनाइट टर्म का सम इसमें करेंगे और इनफाइनाइट टर्म का सम इसमें करेंगे। तो इसमें यदि इनफाइनाइट टर्म का सम करेंगे तो बताइए इनफाइनाइट आएगा कि नहीं आएगा? क्यों? समझिए, नंबर बढ़ता जा रहा है, इंक्रीज हो रहा है। 80 के बाद 160 आएगा, 320 आएगा, 640 आएगा, इसी प्रकार बढ़ता जाएगा तो बहुत सारे नंबर हो जाएंगे। तो आगे जाके बहुत बड़ा नंबर आएगा, फिर और उससे बड़ा नंबर आएगा। जब सभी को सम करेंगे तो इनफाइनाइट मिलेगा कि नहीं? एक बहुत बड़ा नंबर मिलेगा। सभी का सम करने के बाद इसे हम लोग क्या बोलेंगे कि इनफाइनाइट है। क्लियर है? लेकिन यहां पर जैसे जैसे आगे बढ़ते जाएंगे, जो सेकंड सीरीज है उसमें नंबर और छोटा होता जाएगा। 1/81 बहुत छोटा, इससे भी छोटा, फिर इससे भी छोटा, इस तरह नंबर डिक्रीज होता जाएगा, बहुत छोटा नंबर। और जब हम ना जाने कितने यानी इनफाइनाइट टर्म का सम करेंगे तो इसका हम कुछ ना कुछ आंसर ला पाएंगे। यहां पर इनफाइनाइट नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि नंबर तो घटता जा रहा है। एक छोटा सा नंबर ऐड करेंगे, ये एक तरह से 0.33 है, ये 0.11 है, ये और छोटा है, फिर और छोटा है, इससे और छोटा मिलता जाएगा। इस तरह 10-15 कदम बाद यानी बस 10-15 जो 10th टर्म होगा, 11th टर्म होगा, 12th टर्म होगा, ये बहुत छोटा नंबर आएगा। फिर आगे के सारे नंबर इग्नोर कर सकते हैं हम लोग। तो जो आएगा सम वही आपका आंसर आ जाएगा। तो इसका कुछ ना कुछ फार्मूला मिलेगा, उससे हम लोग आंसर निकालेंगे। लेकिन यहाँ कोई फार्मूला नहीं। अगर आर की वैल्यू
आर की वैल्यू 1 से अधिक है, सीधे से हम लोग ऐसा कंक्लूजन निकालते हैं, आर की वैल्यू 1 से अधिक है तो एस इनफाइनाइट इनफाइनाइट होता है। क्यों? क्योंकि आर की वैल्यू 1 से अधिक का मतलब नंबर बढ़ता जा रहा है, तो बढ़ता जा रहा है तो बढ़ता ही जाएगा। और आर की वैल्यू 1 से छोटी है, 1/3 क्या है, 1 से छोटा है, तो नंबर घट रहा है तो घटता ही जाएगा, तो हम एस इनफाइनाइट कुछ ना कुछ मिल जाएगा। वो क्या होगा ये अभी हम लोग फार्मूले में देखेंगे। वैसे a अपॉन 1 माइनस आर आता है, लेकिन इसमें a अपॉन 1 माइनस आर नहीं लिखेंगे, इसमें इनफाइनाइट लिखेंगे। अब चलते हैं फार्मूले की तरफ। एपी की सीरीज को हम लोग इस ढंग से लिखा, अब हम ए और आर के टर्म में लिख रहे हैं, समझिएगा। किसके टर्म में लिखेंगे? ए और आर के टर्म में। फर्स्ट टर्म ए, फिर आर का मल्टीप्लाई, क्यों? क्योंकि आर हम लोग रेशियो बोल रहे हैं, इसलिए आर का मल्टीप्लाई, इसमें आर का मल्टीप्लाई ए आर स्क्वायर, ए आर क्यूब, ए आर इंटू द पावर 4। अब बताइए फर्स्ट टर्म क्या है, यहां पर दिख रहा है, जो हम लोग ने पिछली बार ए और आर लिखा था, इस बार यहां पर दिख रहा है वो ए और आर। अब बात कर रहे थे हम लोग टीएन और एसएन की, तो टीएन आपको साफ साफ दिख रहा है कि सभी में ए है, तो nth टर्म में भी पहला नंबर ए आएगा, और आर की पावर में कुछ ना कुछ आएगा क्योंकि सभी इसी फॉर्म में है। ए आर स्क्वायर, पावर में 2, पावर में 3, पावर में 4। अब nth टर्म होगा तो पावर में कितना आएगा ये चीज समझनी है। तो बताइए यहां पर अगर सेकेंड टर्म है तो आर की पावर 1, थर्ड टर्म है तो आर की पावर 2, फोर्थ टर्म है तो आर की पावर 3, फिफ्थ टर्म है तो आर की पावर 4। एक कम दिख रहा है कि नहीं? चौथे में 3, तीसरे में 2, दूसरे में 1, पांचवें में 4, एक कम है, तो यानी कि n टर्म में क्या आएगा? ए आर इंटू द पावर n माइनस 1। यही फार्मूला है, ए आर इंटू द पावर n माइनस 1। एसएन का फार्मूला होता है ए आर इंटू द पावर n माइनस 1 अपॉन आर माइनस 1। यदि आर की वैल्यू 1 से छोटी है, आर की वैल्यू 1 से छोटी है, तो ये निगेटिव में आ जाएगा और ये भी निगेटिव में आ जाएगा, तो आपको दोनों बार ऊपर और नीचे दोनों माइनस कॉमन लेना पड़ेगा और कैंसिल करना पड़ेगा। तो ये एक लाइन अलग से ना करनी पड़े, इसके लिए हम लोग अलग से एक फार्मूला लिखते हैं कि r इज ग्रेटर देन 1, तो ये लगा दो, और r इज लेस देन 1 है तो सीधे से इधर से और इधर से दोनों से माइनस कॉमन ले लो। ऊपर से कॉमन लोगे तो 1 माइनस आर इंटू द पावर n, नीचे से माइनस कॉमन लोगे तो पलट जाएगा 1 माइनस आर आ जाएगा नंबर। क्लियर हुई बात? ये फार्मूला है एक ही, सेम है दोनों, ऊपर और नीचे दोनों में अगर आपने माइनस में कॉमन ले लिया तो यही वाला फार्मूला बन जाएगा। क्यों? क्योंकि माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा। आप चाहे किसी भी केस में r इज लेस देन 1 है, ये फार्मूला लगा दो, क्या आंसर गलत आएगा? नहीं, बिल्कुल सही आंसर आएगा। r इज ग्रेटर देन में अगर ये वाला फार्मूला लगा दें, मतलब उल्टा लगा दें, r इज ग्रेटर देन में ये ना लगा के ये वाला लगा दें, क्या आंसर गलत आएगा? नहीं, बिल्कुल नहीं, आंसर बिल्कुल सही आएगा। बट वो जो एक लाइन लिखनी पड़ेगी माइनस कॉमन लेके कैंसिल करने वाली, वो एक लाइन बढ़ जाएगी, उस लाइन को ना लिखना पड़े, डायरेक्ट हम आंसर निकाल दें, इस वजह से हम लोग को दो कंडीशन अलग अलग बताई जाती है। r इज ग्रेटर देन 1 में r इंटू द पावर n माइनस 1 अपॉन r माइनस 1, और अगर r 1 से छोटा है तो r नीचे, r 1 से छोटा है तो 1 माइनस r लिखोगे, तो ऊपर भी 1 माइनस r वाला लिखना, तो 1 माइनस r इंटू द पावर n। अब बात कर रहे थे इस इनफाइनाइट की, ये हमने अभी अभी लिखा था, अगर n की वैल्यू इनफाइनाइट है, यानी कि इनफाइनाइट टर्म के सम की बात करें और r की वैल्यू 1 से अधिक है, तो आंसर कितना आता है? इनफाइनाइट। ये अभी हमने सीरीज में बताया था। और अगर r की वैल्यू 1 से छोटी है, तो बताइए r की वैल्यू 1 से छोटी है तो यहां n इनफाइनाइट रखोगे तो ये 0 बन जाएगा। कितना बन जाएगा? 0, क्योंकि r की वैल्यू 1 से छोटी है, तो 1/2 की पावर इनफाइनाइट। r अगर 1/3 होगा तो 1/3 की पावर इनफाइनाइट होगा, और 3 की पावर इनफाइनाइट इनफाइनाइट हो जाएगा, तो 1/इनफाइनाइट 0 हो जाएगा, तो ये 0 बन जाएगा। तो कितना बनेगा? अगर ये 0 हो गया तो साफ साफ दिख रहा है, आ जाएगा a अपॉन 1 माइनस r। देख लीजिए ध्यान से, बस यही आपको समझना है, a अपॉन 1 माइनस r, यदि r इज लेस देन 1। क्लियर है इतनी बात? आगे बढ़े, चलिए। तो हम लोग ने सीखा tn और sn लिखना, फिर इसके बाद सीखा s इनफाइनाइट लिखना। आगे
कि यदि एबीसी 3 नंबर जीपी में है तो एबीसी के बीच में रिलेशन क्या होता है, ये सीखते हैं हम। क्या होता है रिलेशन, बताइए। अगर ये जीपी में है तो बी अपॉन ए इज इक्वल टू सी अपॉन बी होगा, बिल्कुल होगा। बी अपॉन ए इज इक्वल टू सी अपॉन बी, बी अपॉन ए भी रेशियो है, ये रेशियो है बी अपॉन ए, और रेशियो ये भी होगा सी अपॉन बी, एक ही बात है। क्यों? क्योंकि ये जीपी में है। अब इन दोनों को देखो, अगर हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दें तो बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी आ गया। तो यानी कि एबीसी में, अगर यदि एबीसी जीपी में है तो एबीसी में क्या रिलेशन होगा। अब आप चाहे ये कहिए बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी, ये भी सही है, और चाहे ये कहिए कि बी इज इक्वल टू रूट ए सी। क्लियर? इतने समझदार हो कि बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी लिखने के बाद आप ये समझ सकते हो कि बी इज इक्वल टू रूट ए सी कहां से आया, दोनों तरफ स्क्वायर रूट लेने से। क्लियर है इतना? तो चाहे आप ये कहिए चाहे ये करिए, अगर एबीसी जीपी में है तो बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी और बी इज इक्वल टू रूट ए सी, दोनों एक ही बात है। अब हम लोग बात करने जा रहे हैं ज्योमेट्रिक मीन की, कि ए और बी कोई भी दो नंबर हैं उसका ज्योमेट्रिक मीन क्या होगा। तो सिंपल से रूट ए बी लिख लो, और चाहे इसी को लिख सकते ए बी इंटू द पावर 1/2। क्लियर है? अब 3 नंबर यदि एबीसी, कोई भी नॉर्मली 3 नंबर है एबीसी, तो उसका ज्योमेट्रिक मीन होगा एबीसी का या फिर क्यूब रूट कर दो या फिर पावर 1/3 कर दो। अगर 4 नंबर एबीसीडी हैं तो जो ज्योमेट्रिक मीन होगा वो चारों का मल्टीप्लाई एबीसीडी इंटू द पावर 1/4 कर दो। 4 नंबर है तो 1/4, 3 नंबर है तो 1/3, 2 नंबर है तो 1/2। अगर ये टर्म जीपी, अच्छा 5 होते हैं इसी प्रकार एबीसीडी ई, कोई भी 5 नंबर है तो ज्योमेट्रिक मीन क्या होगा एबीसीडी ई इंटू द पावर 1/5, क्योंकि 5 नंबर है। अब आगे समझिए, दो टर्म हम नहीं कह सकते किसी में, एपी में, जीपी में, एचपी में, वो अपने आप में फ्री होंगे, स्वतंत्र हैं, कुछ भी हो सकते हैं, नहीं बता सकते हैं एपी है कि जीपी है कि एचपी। 3 नंबर हैं तो हम बता सकते हैं कि ये जीपी है कि नहीं है। तो अगर 3 नंबर जीपी में है, यदि 3 नंबर जीपी में है तो ज्योमेट्रिक मीन बीच वाला नंबर होगा, यानी कि क्या होगा बी होगा, यदि जीपी में है। जैसे पिछले लेक्चर में बताया था कि एबीसी 3 एपी में है तो एम क्या होगा बी बीच वाला, इसी प्रकार आज बोल रहे हैं एबीसी जीपी में है तो ज्योमेट्रिक मीन बीच वाला। अगर एबीसीडी ई मान लीजिए 5 नंबर जीपी में होते हैं, कौन कौन से लिख रहे हैं यहां पर, ए बी सी डी ई 5 नंबर जीपी में है तो ज्योमेट्रिक मीन क्या होता सी होता, बीच वाला नंबर होता। अगर एबीसीडी 4 नंबर जीपी में है तो ज्योमेट्रिक मीन बी और सी के बीच वाला होगा। बी और सी के बीच में क्या है बीसी का रूट, बी प्लस सी बाई टू मत करिएगा, बीसी रूट बीसी कर दीजिए। बी और सी के बीच में क्या आएगा बी प्लस सी बाई टू, यहां नहीं करना, ज्योमेट्रिक मीन निकाल रहे हैं इसलिए हम लोग बी और सी का ज्योमेट्रिक मीन निकाल लेंगे, या फिर ए और डी का ज्योमेट्रिक मीन निकाल लेंगे, एक ही बात है। तो ए बी या फिर बीसी का रूट लगाइए रूट बीसी, और या फिर रूट एडी लिखिए, एक ही बात है। इतनी बात क्लियर हो गई? तो ये थी ज्योमेट्रिक मीन की बात। अब स्टार्ट करते हैं हम लोग क्वेश्चन। चलिए स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से। क्लियर? पहला क्वेश्चन, फैक्टोरियल n प्लस 1 फैक्टोरियल और 3 यहां लगा दीजिए, 3n फैक्टोरियल है ये, n प्लस 1 फैक्टोरियल लास्ट में है, 3n फैक्टोरियल और n प्लस 1 फैक्टोरियल जीपी में है तो n की वैल्यू क्या होगी बताइए। आपके उसमें ऐसा क्वेश्चन आ गया 4 ऑप्शन देंगे, ऑप्शन से करेंगे तो और भी ज्यादा टाइम लगेगा, आपको ऐसा फील होगा कि ऑप्शन से जल्दी हो जाएगा, पर 4 ऑप्शन होंगे, चारों को 1 बाय 1 पुट करके रखोगे, देखोगे, चेक करोगे जीपी आ रहा है कि नहीं, ज्यादा टाइम लग जाएगा। 2 से 3 लाइन लगेगी, सॉल्व कर लीजिए। क्या कंडीशन होती है, 3 नंबर अगर जीपी में है, ऑप्शन से भी कर सकते हैं, अभी बताएंगे, 4 6 8 10, ऑप्शन है 4 6 8 10। पहले हम लोग कॉन्सेप्ट कि 3 नंबर एबीसी अगर जीपी में है
तो बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी होता है, बिल्कुल होता है, बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी। तो ये जो बी स्क्वायर है ए बी सी, तो उसको हम लोग 9 इंटू एन फैक्टोरियल का स्क्वायर लिख सकते हैं, इसका स्क्वायर 3 का स्क्वायर 9 और एन फैक्टोरियल का स्क्वायर एन फैक्टोरियल स्क्वायर। ए सी, ए कितना है एन फैक्टोरियल और सी कितना है एन प्लस 1 फैक्टोरियल। क्लियर है? ई एन फैक्टोरियल कैंसिल कर दीजिए और एक अभी और कैंसिल हो जाएगा, ये 9 है, ये एन फैक्टोरियल बचा इज इक्वल टू एन प्लस 1 में फैक्टोरियल अगर बाहर आएगा तो एन प्लस 1 बाहर आ गया और एन फैक्टोरियल बचेगा कि नहीं? फैक्टोरियल हम लोग पढ़ चुके हैं, पहले बताया था डिटेल कि एन प्लस 1 नहीं पता जिसको सुन लीजिए, एन प्लस 1 बाहर आएगा तो एक कम बचेगा, यानी क्या बचेगा? केवल एन फैक्टोरियल बचेगा। अब एन फैक्टोरियल फिर यहां कैंसिल हो गए, देखिए ध्यान से, एन फैक्टोरियल कैंसिल, क्या बचा? 9 इज इक्वल टू एन प्लस 1 इधर आ गया तो 9 माइनस 1 8 इज इक्वल टू एन। बस यही आपका आंसर आ गया कि एन की वैल्यू जो होगी वो क्या होगी? 8 होगी। क्लियर इतना? अगर अब आप सोचिए ऑप्शन से चेक करते, पहले 4 रख के देखते हैं, फिर इसको कैलकुलेट करते, 4 का फैक्टोरियल क्या होता है, 4 यहाँ 5 का फैक्टोरियल क्या होता है, फिर चेक करते क्या बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी आ रहा है, इस तरह चेक करते 4 में, तो केवल 4 को चेक करने में उतना ही टाइम लग जाता है जितना आपने सॉल्व करके किया। फिर तो आपको 5 को भी चेक करना था, 8 5 नहीं है 6 है, तो 6 को भी तो चेक करना पड़ता, फिर 8 को भी चेक करना पड़ता, तो और भी ज्यादा टाइम लग जाता। क्लियर है? तो इसलिए सॉल्व करके करेंगे, 2 लाइन में आंसर आ जाएगा। यहीं पर दिख गया था 9 इज इक्वल टू एन प्लस 1 है, तो एन की वैल्यू 9 माइनस 1 8 हो जाएगा। क्लियर? अगला क्वेश्चन आ जाते हैं सेकंड क्वेश्चन में। सेकंड क्वेश्चन है, सेकंड क्वेश्चन 1 माइनस 1 बाई 2 प्लस 1 बाई 4 माइनस 1 बाई 8 प्लस डैश 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 एस 8 क्या होगा और एस इनफाइनाइट क्या होगा? एस 8 और एस इनफाइनाइट क्या आसान होगा? एस इनफाइनाइट। क्यों? ए अपॉन 1 माइनस आर छोटा फार्मूला होता है, और एस 8 का एस एन की तरह लगाएंगे, थोड़ा सा बड़ा होगा। ए की वैल्यू 1 और आर की वैल्यू बताइए, इतना बाई इतना करेंगे तो माइनस 1 बाई 2 आएगा। क्लियर है? इतना बाई इतना करेंगे तब भी माइनस 1 बाई 2 आएगा। माइनस 1 बाई 8 अपॉन 1 बाई 4 करेंगे तब भी माइनस 1 बाई 2 आएगा। तो जीपी की सीरीज आपको दिख रही है? बिल्कुल दिख रही है। जीपी में या फिर सारे टर्म प्लस के होते हैं या सारे टर्म माइनस के होते हैं, या अल्टरनेट साइन आपको दिखेगा, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस, तो वही अल्टरनेट दिख रहा है यहाँ पर। इतना बाई इतना करेंगे तो माइनस 1 बाई 2, इतना बाई इतना करेंगे तो माइनस 1 बाई 2, इतना बाई इतना करेंगे तो माइनस 1 बाई 2। तो आर की वैल्यू माइनस 1 बाई 2। हम लोग को क्या चाहिए? एस 8। तो एस 8 का फार्मूला लिखते हैं। एस 8 का मतलब 8 टर्म का सम चाहिए। चलिए फार्मूला लिखते हैं, पहले हम एस एन लिख दें क्योंकि पहला क्वेश्चन है इस टाइप का। ए 1 माइनस आर इंटू द पावर एन अपॉन 1 माइनस आर लगाएंगे क्योंकि आर की वैल्यू 1 से छोटी है, इसलिए ये वाला। आर की वैल्यू 1 से अधिक होती तो आर इंटू द पावर एन माइनस 1 अपॉन आर माइनस 1 लगाते हैं। ए 1 है, 1 लिख दीजिए। 1 माइनस आर की वैल्यू माइनस 1 बाई 2 है, माइनस 1 बाई 2 इंटू द पावर 8 लिख दीजिएगा, हम लोग एस 8 निकाल रहे हैं। 1 माइनस आर की वैल्यू अगर माइनस 1 बाई 2 रखते हैं तो माइनस माइनस यहाँ प्लस हो जाएगा। चलिए कैलकुलेट करते हैं। 1 माइनस, अगर माइनस है पावर इवन नंबर है तो प्लस हो जाएगा, हो जाएगा, बिल्कुल प्लस हो जाएगा। ये प्लस का है लेकिन ये तो 1 माइनस लिखा रहेगा। अब ये आ गया 1 बाई 256 हो गया, 2 इंटू द पावर 8 256 अपॉन 3 बाई 2 बन जाएगा, देख लीजिए सॉरी 3 बाई 2, क्योंकि 1 प्लस 1 बाई 2 कितना हो गया? 3 बाई 2। ऊपर हो गया 256 माइनस 1 अपॉन 256 और नीचे हो गया 3 बाई 2। ध्यान से देखिए, पता है आपको कैसे कैंसिल किया जाता है? नीचे वाले नंबर नीचे वाले नंबर से कैंसिल होगा, ऊपर वाला ऊपर वाले से कैंसिल होगा, होगा बिल्कुल होगा। ऊपर है 255, एक काम करते हैं
आपको ये भी पता है इस केस में कि नीचे वाले का मल्टीप्लाई इससे हो जाता है और इसका बीच बीच वाले का हो जाता है। क्लियर है इतना? तो अगर हम इस तरह से लिखें मल्टीप्लाई करके 255 इंटू 2 लिख सकते हैं और नीचे आ गया 256 इंटू 3। 3 से 255 कैंसिल कर लीजिए। क्यों? हो जाएगा क्योंकि 5 5 10 2 12 इनका सम 12 है, इसलिए 3 का मल्टीपल है यानी कि 3 से कैंसिल हो जाएगा। इसको 3 से कैंसिल और इसको 2 से कैंसिल कर दीजिए, जो आएगा वही आपका आंसर आ जाएगा। चलिए कैंसिल करते हैं। 3 से 255 को कैंसिल करिए, 3 इंटू 8 24, 3 इंटू 5 85 आया। 256 को 2 से करिए तो कितना है 128। बस यही आपका आंसर आ गया 85/128। क्लियर है? जल्दी से इसको कॉपी करिए, नोट डाउन करिए। 85/128 ये आपका आंसर आ गया। अब बात करते हैं हम लोग एस इनफाइनाइट की। किसकी बात करेंगे अब हम लोग? एस इनफाइनाइट की। ये S8 था। चल एस इनफाइनाइट की बात करते हैं तो ये तो A/1 माइनस आर होता है। ए की वैल्यू अभी अभी हम लोग ने देखी थी 1 आ रही थी और आर की वैल्यू -1/2 थी। बस आंसर 1 + 1 3/2 आया था। ये 1 + 1/2 कितना 3/2, 1/3/2 2 पर आंसर विल बी 2/3। क्लियर है इतना? ये उससे भी आसान है। एस इनफाइनाइट Sn से ज्यादा आसान होता है। तो इसका आंसर कितना आ गया 2/3। आगे बढ़े। बेहतरीन क्वेश्चन नंबर 3। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 में 1/5 + 1/7 + 1/5 स्क्वायर + 1/7 स्क्वायर + 1/5 क्यूब + 1/7 क्यूब, ये सीरीज है और पूरी इनफाइनाइट टर्म की है और इसकी वैल्यू पूछ रहा है, यानी कि ये सीरीज है। इनफाइनाइट टर्म का सम क्या होगा? आंसर। चलिए अल्टरनेट नंबर देखिए, ये 5 वाले हैं और ये सेकेंड, फोर्थ और 6th टर्म ये वाले आपके इवन वाले हैं। इवन जो टर्म है मतलब 2 4 2 सेकेंड टर्म, फोर्थ टर्म, 6th टर्म, ये 1/7 वाला है। दो सीरीज बन रही है, दोनों को अलग अलग लिख लीजिए। 1/5 + 1/5 स्क्वायर + 1/5 क्यूब, इसको अलग कर लीजिए। कहां तक जाएगा? इनफाइनाइट टर्म। 7 स्क्वायर + 1/7 क्यूब कहां तक जाएगा? इनफाइनाइट टर्म। क्लियर है? अब ये आप देखिए ध्यान से, जीपी की सीरीज है जहां ए की वैल्यू 1/5 है। ए की वैल्यू कितनी है? ये आपका यहां पर पहली वाली सीरीज में ये ए है और आर की वैल्यू इतना बाई इतना है, यानी कि आर की वैल्यू 1/5 आपको दिख रही है। इतना बाई इतना करेंगे तो 1/5 है। इसी प्रकार इसमें ये ए है सेकेंड वाली सीरीज में और इसमें आर की वैल्यू 1/7 दिख रही है। इतना बाई इतना करेंगे तो कितना आ गया 1/7। ये एक अलग सीरीज है, वो एक अलग सीरीज है। इनफाइनाइट टर्म इसमें भी है, इनफाइनाइट टर्म उसमें भी होंगे। ऐसा नहीं कि एक इनफाइनाइट था दो कैसे आ गए, पूरा टोटल इनफाइनाइट तक है। तो पहली सीरीज भी इनफाइनाइट, दूसरी सीरीज भी इनफाइनाइट तक ही होगी। इनफाइनाइट बाई 2 इनफाइनाइट ही होता है और वैसे भी इनफाइनाइट बाई 2 का कोई मतलब नहीं, उसको इनफाइनाइट ही कहते हैं। ये इनफाइनाइट हो गया, ये भी इनफाइनाइट हो गया। अब इसमें भी A/1 माइनस आर लगेगा, उसमें भी A/1 माइनस आर लगेगा। A/1 माइनस आर फार्मूला याद है सभी को। A/1 माइनस आर के अकॉर्डिंग ए की वैल्यू 1/5/1 माइनस आर, आर की वैल्यू भी कितनी 1/5। इसी प्रकार अगले वाले में प्लस की जगह प्लस लगाया। नेक्स्ट ए की वैल्यू 1/7/1 माइनस आर, आर की वैल्यू भी कितनी है इसमें 1/7। ये है 1/5/1 माइनस 1/5 4/5, देख लीजिए ध्यान से। इसी प्रकार इसमें 1/7 अपॉन नीचे कितना आ गया 6/7। संभाल लोगे इसको, आगे बढ़ जाओ। 5 से 5 कैंसिल और यहां 7 से 7 कैंसिल। क्लियर? ये 1/4 और ये 1/6,
1/4 प्लस 1/6, एलसीएम 12। अगर 12 एलसीएम आया तो ये 4 इंटू 3 12 होता है, तो ऊपर 3 आएगा, और यहाँ 6 इंटू 2 होता है 12, तो यहाँ 2 आ जाएगा। तो 3 प्लस 2 यानी कि आंसर विल बी 5/12। क्लियर है किस तरह से हम लोगों ने दो सीरीज बनाई, अलग अलग किया, फिर ये भी इनफाइनाइट ये भी इनफाइनाइट, तो इसमें भी a/1 माइनस आर, उसमें भी a/1 माइनस आर, बस दोनों को ऐड कर दिया, आपका आंसर आ गया। आंसर विल बी 5/12। क्लियर है इतना? चलें नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। फोर्थ क्वेश्चन में कह रहा है कि जीपी की सीरीज का पहला टर्म, जो पहला टर्म है वो आगे आने वाले सभी टर्म के सम का 2 टाइम्स है। क्या कह रहा है? कह रहा है जो पहला टर्म है जीपी का, वो अपने आगे आने वाले सभी टर्म, जितने भी टर्म आ रहे हैं, सभी टर्म के सम का 2 टाइम्स है। क्या कह रहा है? अभी नहीं समझ में आया, फिर से समझिए कि एक जीपी की सीरीज जिसका फर्स्ट टर्म ए तो सेकंड ए आर, यदि कॉमन रेशियो आर है तो फिर ए आर स्क्वायर ए आर क्यूब, ये जीपी है। क्वेश्चन में कह रहा था जो पहला पद है यानी ए है, वो आगे आने वाले सभी टर्म के सम का, अच्छा सभी टर्म के सम का यानी ए आर स्क्वायर ए आर क्यूब, सभी टर्म का सम का, जितने भी टर्म आगे आएंगे, इनफाइनाइट जीपी की सीरीज है, उसका 2 टाइम्स है। ये कह रहा है, कह रहा है जो फर्स्ट टर्म है वो आगे आने वाले सभी पदों के योगफल का 2 गुना है। तो ये एक सीक्वेंस, मतलब ये एक इक्वेशन बन जाएगी। अब इसको सॉल्व करते हैं। अब इसमें पूछ क्या रहा है? पूछ रहा है आर की वैल्यू कितनी होगी, 1/2 1/3 1/4 1/5, इस तरह के ऑप्शन है। तो चलिए समझते हैं। ए है, अच्छा ये बताइए इसमें ए कॉमन ले ले। अगर आपने ए कॉमन ले लिया तो ए से ए कैंसिल हो गया, खाली 1 बचेगा। ए कॉमन लेके ए से ए कैंसिल, तो खाली 2 बचा, ब्रैकेट में आर। हाँ ए आर भी कॉमन ले सकते थे, ठीक है लीजिए, चाहे केवल ए लीजिए, काम बनना चाहिए। तो काम हमारा केवल ए बाहर करने से बन गया। अब ये आपको जीपी की सीरीज दिख रही है? बिल्कुल दिख रही है। जीपी की सीरीज का फर्स्ट टर्म आर, और जो कॉमन रेशियो है वो कितना होगा, आर स्क्वायर बाई आर, मतलब आर, यानी ये 1 हो गया, ये 2 हो गया। अब इसको लिखो, जीपी की सीरीज की इनफाइनाइट टर्म a/1 माइनस आर, ए की वैल्यू कितनी है आर अपॉन 1 माइनस आर, और आर आपका आर ही है, देखिए आर स्क्वायर बाई आर, आर हो गया। क्लियर है इतना? इसको इधर ले आइए तो 1 माइनस आर इज इक्वल टू 2r, ये आर इधर ले आइए, अगर ये आर इधर लाएंगे तो 1 इज इक्वल टू 3r। अब 1/3 इज इक्वल टू r, यही आपसे पूछ रहा था कि r की वैल्यू क्या होगी, तो r की वैल्यू कितनी आ गई 1/3। क्लियर इतना? अब यदि इसी क्वेश्चन में बस आंसर आ गया 1/3, इसी क्वेश्चन में कहता है 3 टाइम्स है, आगे आने वाले सभी टर्म के सम का 3 टाइम्स है, 2 की जगह 3 गुना कहता, तो यहाँ 3 लिखते, यहाँ 3 आता, यहाँ 3 आता, यहाँ 3 आता। क्लियर है इतना? तो यहाँ 3r होता तो ये r ऐड होके 4r हो जाता, बिल्कुल हो जाता, और ये 4r होता तो r की वैल्यू कितनी आ जाती 1/4, तब आंसर 1/4 आता। अभी क्या आ रहा 1/3। तो दोनों क्वेश्चन आ चुका है आपका, एक बार 2 टाइम्स करके आया था और एक बार 3 टाइम्स करके आया था, और एक बार तो ये कह दिया गया था कि प्रत्येक पद, कोई भी पद उठा लो, प्रत्येक पद जो कोई भी टर्म है आगे आने वाले सभी टर्म के सम का 2 गुना है, तो उसको भी बिल्कुल इसी प्रकार से करते हैं। प्रत्येक पद में कोई भी पद उठा लो, अपने आगे आने वाले पदों के योग का 2 गुना, ऐसे बोला था। तो उसमें जो एक्स्ट्रा आर होते हैं वो भी कैंसिल हो जाते हैं। तो चाहे जब भी इस तरह से क्वेश्चन लैंग्वेज में आए तो प्रत्येक पद का मतलब आप पहला ही पद समझ लेना कि पहला पद आगे आने वाले सभी टर्म के योग का 2 गुना है, तो बिल्कुल इसी प्रकार कर सकते हैं। क्लियर है इतनी बात? 2 टाइम्स का है, 3 टाइम्स का है, 4 टाइम्स का है, जो कहे उतना टाइम्स लिख देंगे, बाकी कैलकुलेशन यही है, इसी तरह से करेंगे कैलकुलेट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में एक सिंपल सी बात बोली है, सिंपल सा क्वेश्चन है कि जो सेकेंड टर्म और 11th टर्म का सम है, क्वेश्चन नंबर 5, सम नहीं मल्टीप्लाई, प्रोडक्ट। क्या कह रहा है? जीपी की सीरीज का सेकेंड टर्म और 11th टर्म का जो प्रोडक्ट है
सेकेंड टर्म और 11 टर्म का जो प्रोडक्ट है वो पीयर टर्म और 8 टर्म के प्रोडक्ट के इक्वल है, तो पी की वैल्यू क्या होगी? ऑप्शन वही 3 4 5 6 इस तरह से कुछ दिया है। चलिए जल्दी से बता दीजिए, एक क्वेश्चन और लिख दें इसी के बाद, चलिए बाद में लिखेंगे, पहले इसको कंप्लीट करते हैं। T2 सेकेंड टर्म क्या होगा? AR होगा कि नहीं होगा? सेकेंड टर्म क्या होगा? AR होगा। और 11th टर्म क्या होगा? AR इंटू द पावर 10 टर्म, AR इंटू द पावर 10। TP लिखा रहने दो, चाहे AR इंटू द पावर P माइनस 1 भी लिख सकते हैं, लिख दीजिए, लिखना चाहो AR इंटू द पावर P माइनस 1। T8 कितना होगा? हमें P की वैल्यू चाहिए। T8 क्या होगा? AR इंटू द पावर 7। इतना क्लियर है? बिल्कुल क्लियर है। सारे ए से ए उड़ गए, ये a स्क्वायर इधर और a स्क्वायर इधर कैंसिल हो गया, a स्क्वायर है, a स्क्वायर है। ये r की पावर 11 है, r की पावर क्या है? 1 और 10 सम ऐड हो जाता है, अगर कुछ नहीं है तो 1 मान के चलेंगे, तो 1 + 10। r है, बेस सेम है, दोनों प्रोडक्ट है, दोनों मल्टीप्लाई में है, तो पावर ऐड हो जाती है। गुणे में घाते जुड़ती है, भाग में घाते घटती है, यानी कि नंबर सेम है, प्रोडक्ट है, मल्टीप्लाई में है, तो पावर ऐड हो जाएगी। इसी प्रकार इसमें भी r की पावर, इन दोनों को ऐड करो तो p - 1 + 7 कितना हुआ? p + 6। r हट गया, 11 = p + 6 हो गया, तो p = 5 आ गया। बस यही आपका आंसर हो जाएगा। इसी तरह के ऑप्शन थे 3 4 5 6 जो भी हो, आपका आंसर कितना आ गया? 5 आ गया। देख लीजिए ध्यान से। क्लियर है इतना? बिल्कुल क्लियर है। चलते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। क्वेश्चन नंबर 6 में कह रहा है 10th टर्म 9 है, 4th टर्म 4 है, तो 7th टर्म क्या होगा? 6 8 3 10 कुछ इस तरह से कह रहा है। जो भी 7th टर्म आपसे पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है? 7th टर्म। चलिए 10th टर्म को क्या लिखेंगे? AR इंटू द पावर 9, और इसको क्या लिखेंगे? AR इंटू द पावर 3। पहली क्वेश्चन ये है, दूसरी ये, दो चीजें गिवन है। पूछ क्या रहा? AR इंटू द पावर 6। इतनी बात क्लियर हो गई। जो दिया हमने लिख लिया भाई। 10th टर्म का मतलब AR इंटू द पावर 9 होता है, ये 9 के इक्वल दिया। 4th टर्म का मतलब AR³ होता है, 4 लिख लिया। T7 पूछ रहा है, AR इंटू द पावर 6 होता है, लिख लिया। ये पूछ रहा है। अगर हम इन दोनों को डिवाइड करते हैं, काफी लोगों के मन में यही आता है, डिवाइड करते हैं। अगर डिवाइड करेंगे तो a कैंसिल हो गया, r इंटू द पावर 6 आ जाएगा। बेस सेम है, डिवाइड में है तो पावर सब्ट्रैक्ट होगी, तो क्या आ गया? डिवाइड करने पर r इंटू द पावर 6 = 9/4। तो r की पावर 6 तो 9/4 आ जाएगा डिवाइड करने पर। पहला मेथड है ये, r की पावर 6 = 9/4। लेकिन हमें यहां पर पुट करके a भी तो पता करना होगा, तो कुछ लोग क्या करते हैं? स्क्वायर रूट ले लेते हैं। कोई दिक्कत नहीं, सही है बिल्कुल। स्क्वायर रूट ले लेंगे तो 3/2 आ गया, लेकिन आपको ऐसे करना नहीं है, खाली समझ लीजिए। r³ अगर 3/2 है तो यहाँ पर 3/2 रख देंगे, a × 3/2 = 4। a की वैल्यू यहां से आ गई 8/3। क्लियर है? a की वैल्यू पता है और r की पावर 6 पता है, 9/4 है। वैल्यू पुट करेंगे, कैलकुलेट करेंगे, आंसर आ जाएगा। बिल्कुल आ जाएगा। अब हम एक बहुत ही बेस्ट मेथड बता रहे हैं, जैसे आपको इसे करना था। आपको क्या करना है? डिवाइड ना करके इन दोनों का प्रोडक्ट कर दीजिए। क्या करिए? इन दोनों का मल्टीप्लाई, फर्स्ट इक्वेशन इनटू सेकंड इक्वेशन। देखिएगा आंसर कितनी जल्दी आएगा। अगर दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये a² हो गया। इन दोनों का मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो बेस सेम है, दोनों मल्टीप्लाई में, तो पावर ऐड हो गई, तो r इंटू द पावर 12 आ जाएगा। बिल्कुल। इन दोनों का 9 × 4 36। बस स्क्वायर रूट ले लीजिए, देखिए जो पूछ रहा वही मिल गया। आ गया? स्क्वायर रूट लिया तो AR इंटू द पावर 6, इसका होल स्क्वायर ही तो ये लिखा हुआ है। पावर के ऊपर पावर होता है तो मल्टीप्लाई होता है, तो ये a² हो गया, और स्क्वायर लिखा है तो यानी कि 6 का स्क्वायर 6, और पावर के ऊपर पावर है ना, तो मल्टीप्लाई यानी कि 12 होगा, तो वही तो आ जाएगा। कुल मिला के हमने इसका क्या किया? स्क्वायर रूट लिया। ये इसका स्क्वायर है ये, तो ये स्क्वायर रूट है, 36 का स्क्वायर रूट कितना होगा? 6 होगा।
बस यही आपका आंसर आ गया, क्योंकि यही आपसे पूछ रहा था। इसी को हम लोग T7 कहेंगे। ऑप्शन इसी तरह से थे कुछ 4 5 6 3 10 जो भी दिया हो, तो आंसर कितना हो गया 6। क्लियर है? नेक्स्ट आगे बढ़े क्वेश्चन नंबर 7 में। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 7 सेकेंड टर्म दिया है क्वेश्चन नंबर 7 में कि सेकेंड टर्म आपका 2 है। ये जो बोला जाएगा आपसे कि जीपी की सीरीज का दूसरा पद, एक जीपी की सीरीज का सेकेंड टर्म आपको दिया है 2 और इनफाइनाइट टर्म का सम दिया है 8, तो ए की वैल्यू कितनी होगी? ऑप्शन है 1 2 3 4। स्टार्ट किया जाए, चलिए सॉल्व करते हैं। इसका मतलब ए आर इज इक्वल टू 2 है और इसका मतलब ए अपॉन 1 माइनस आर इज इक्वल टू 8 है। अब हमसे ए पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है? ए। तो ए की वैल्यू अगर हम आर की वैल्यू यहां से उठा के 2 बाई ए रख देंगे, कोई प्रॉब्लम, बस क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी, सॉल्व हो जाएगा। और अगर हमें क्या चाहिए, क्या ए चाहिए, तो ये बताओ अगर हम ए की बजाय आर भी निकाल लें तो कोई दिक्कत? तुरंत तो एक ही लाइन में तो हमें उसी लाइन में तो आर मिल जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं। चाहे पहले ए पता कर लें चाहे आर पता कर लें, कोई दिक्कत, कोई पता नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। आप एक काम करिए, इधर से वैल्यू उठा के इधर रखने की बजाय इन दोनों को आप डिवाइड कर दीजिए, कुछ भी कर सकते हैं। अगर आपने इन दोनों को डिवाइड कर दिया तो ध्यान से देखो क्या बन रहा है। इससे ए आर डिवाइड बाई ए अपॉन 1 माइनस आर डिवाइड कर दिया इज इक्वल टू 2 बाई 8, ये बन जाएगा कि नहीं? ये फर्स्ट इक्वेशन, ये सेकंड इक्वेशन, फर्स्ट बाई सेकंड कर दिया, डिवाइड कर दिया। फिर ए से ए कैंसिल हो जाएगा और ये ऊपर चला जाएगा, तो आर माइनस आर स्क्वायर इज इक्वल टू 1/4 आ जाएगा। चेक करिए जल्दी, ये ऊपर चला गया तो आर का मल्टीप्लाई होगा इसमें, तो आर माइनस आर स्क्वायर बन जाएगा। फिर 4 का मल्टीप्लाई इधर करेंगे तो 4r माइनस 4r स्क्वायर इज इक्वल टू 1 या -1 आ जाएगा। माइनस कॉमन ले लीजिए और उधर भेज दीजिए, तो ये माइनस वाला प्लस का, प्लस वाला माइनस का, माइनस वाला प्लस का हो जाएगा। ये बन जाएगा 4r स्क्वायर प्लस का, और ये प्लस वाला माइनस का हो जाएगा क्योंकि माइनस कॉमन ले रहे हैं, और माइनस वाला प्लस का हो जाएगा, +1 इज इक्वल टू 0। क्लियर है इतनी बात? चाहे r की वैल्यू यहां से उठा के यहां रख दीजिए, चाहे a की वैल्यू 2/r यहां रख दीजिए, सब एक ही बात है। 2/r लिखेंगे तो दूसरी लाइन में यही आ जाएगा। और चाहे इन दोनों को डिवाइड कर दीजिए, डिवाइड करेंगे तो ऐसा डिवाइड हो गया, ये कैंसिल हो गया, ये ऊपर चला गया, इतना आ जाएगा। अब इसमें माइनस कॉमन लेके ये बन गया। अब ये क्या लिखा हुआ ध्यान से देखिए, ये 2r माइनस 1 का होल स्क्वायर है कि नहीं है? बिल्कुल है, बस इसी का वेट था। क्या आ गया? 2r माइनस 1 का होल स्क्वायर। देखिए इसका स्क्वायर 4r स्क्वायर, इसका स्क्वायर +1, और बीच में क्या आता है? प्लस या फिर माइनस। अगर ये माइनस लगा है तो माइनस में आएगा, 2ab होता है a माइनस बी का होल स्क्वायर में, तो 2ab इन दोनों का मल्टीप्लाई इंटू 2, 4r आ गया। क्लियर है? इतना इज इक्वल टू 0, तो 2r माइनस 1 इज इक्वल टू 0 हो गया। इसी से हम लोग कह सकते हैं कि 2r इज इक्वल टू 1 और r इज इक्वल टू 1/2। यहीं से दिख गया था r इज इक्वल टू 1/2। तो देख लीजिए हम लोग ने कैसे इस प्रकार क्वेश्चन नंबर 7 को इस तरह सॉल्व किया, यानी कि हम लोग किसी भी प्रकार से कर सकते थे, चाहे a की वैल्यू उठा के यहां से यहां रख दो, चाहे r की वैल्यू यहां से उठा के यहां रख दो, और चाहे इन दोनों का डिवाइड कर दो। तो यहां हम लोग ने क्या किया, इन दोनों का डिवाइड कर दिया, तो इस तरह से आपको r की वैल्यू आ गई 1/2। लेकिन r नहीं पूछ रहा था हम लोग से, तो a पूछ रहा था ना, तो a की वैल्यू यहां से r की वैल्यू 1/2 रखेंगे किसी में भी, चाहे इसमें चाहे इसमें, ये आसान दिख रहा है तो पहले में रख दीजिए। यदि r की वैल्यू हम लोग ने ये वाली उठा के पहली इक्वेशन में लिखा तो a इंटू 1/2 इज इक्वल टू 2, तो आंसर a इज इक्वल टू कितना आ गया? 4। r ना पूछ के हम लोग से a पूछा था, तो आंसर विल बी 4। क्लियर है इतनी बात? आगे बढ़े, चलिए क्वेश्चन नंबर 8 में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में S2 इज इक्वल टू 8 दिया है, S4 इज इक्वल टू 80 गिवन है,
और आपसे T6 पूछ रहा है। बताइए क्वेश्चन क्या है। सम ऑफ टू टर्म यानी जीपी की सीरीज के दो पदों का योगफल 8 है, चार पदों का योगफल 80 है, तो छठवां पद क्या होगा। क्लियर है, क्वेश्चन क्लियर है, स्टार्ट किया जाए। चलिए, दो पदों का योगफल, फार्मूला वो वाला मत लगाइएगा कि ए आर इंटू पावर एन माइनस वन अपॉन आर माइनस वन, बिल्कुल नहीं। पहला पद ए, दूसरा पद ए आर, तीसरा पद ए आर स्क्वायर, चौथा पद ए आर क्यूब, ये मान के चलेंगे। क्योंकि छोटे छोटे टर्म है, दो पदों का योगफल, तो क्यों फार्मूला लगाएं। दो पदों का योगफल क्या होगा, पहला टर्म ए होगा तो दूसरा ए आर होगा, तीसरा ए आर स्क्वायर होगा, चौथा ए आर क्यूब होगा, तो उसी के अकॉर्डिंग लिखेंगे। तो दो टर्म का सम मतलब ए प्लस ए आर कितना हुआ 8। चार पदों का योगफल यानी ए प्लस ए आर स्क्वायर प्लस ए आर क्यूब इज इक्वल टू 80। और पूछ क्या रहा हम लोग से, T6 मतलब ए आर इंटू द पावर 5 पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है, ए आर इंटू द पावर 5 पूछ रहा है। इसका सम ए प्लस ए आर 8 है, तो ए प्लस ए आर आपको 8 लिख देंगे यहां, और इसमें से कुछ कॉमन ले लें। केवल आप आर स्क्वायर बस लीजिएगा, ए मत लीजिएगा। क्यों, अभी समझ में आ जाएगा। इन दोनों में अगर आर स्क्वायर केवल कॉमन लेंगे तो ए प्लस ए आर बचेगा, और ए प्लस ए आर की वैल्यू हम लोग को पता है 8 है। क्लियर, क्यों हम लोग ने ए कॉमन नहीं लिया था, ये बात समझ में आ गई। केवल आर स्क्वायर कॉमन ले लीजिए, क्या, केवल आर स्क्वायर, क्या बचा ए प्लस ए आर, और ए प्लस ए आर हम लोग को पता है कि 8 है। कहां से, यहां से, तो यहां से इसको अभी 8 लिख देंगे तो हमें आर की वैल्यू मिल जाएगी। यहां तक क्लियर है। पहली बात, 8 को उधर भेज दीजिए या लिखा रहने दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। ए प्लस ए आर की जगह हमने क्या बोला था, क्या लिखना है 8, कहां से पता, पहले इक्वेशन से पता। अब यहां से 8 कॉमन लेके कैंसिल कर दीजिए, सबसे पहला काम 8 कैंसिल कर दीजिए पूरी इक्वेशन से, 8 गायब कर दीजिए, 8 कॉमन लेंगे और कैंसिल कर दीजिएगा, तो यहां क्या बचेगा 10। क्लियर है। अब आर स्क्वायर आपका आ गया 9, तो आर आ गया प्लस माइनस 3, प्लस माइनस 3। अब आर की वैल्यू अगर प्लस माइनस 3 है तो जीपी की सीरीज का छठा पद पूछ रहा था, यानी कि हम लोग केवल एक ही ऑप्शन दिया होगा तो केवल प्लस वाला लेंगे। क्या करेंगे, केवल प्लस वाला लेंगे। अब ये बताइए आर की वैल्यू प्लस 3 है, तो यहां से हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं ए 1 प्लस आर इज इक्वल टू 8। इसको ऐसे लिखा जा सकता है, पहले इधर सॉल्व कर लिया, आर मिल गया। अब हम लोग को ए निकालना है, तो ए इससे निकाल दीजिए। आर की वैल्यू अगर आप 3 रखेंगे, चाहे यहीं रख दीजिए चाहे यहां रख दीजिए, 3 रखेंगे 3 1 4 हो गया। 3 रखिए, आर की वैल्यू क्या रखना है प्लस 3, तो ये कितना हो गया 3 + 1 4 8, यानी कि ए इज इक्वल टू 2। और आर की वैल्यू अगर -3 रखेंगे तो ये -2 आ जाएगा, तो ए की वैल्यू भी निगेटिव आएगी। दोनों निगेटिव हो गया, ए भी निगेटिव और ये। हमारे आंसर किस में दिए थे, सारे मान लीजिए प्लस में दिए हैं। अब यहां से A2 आ गया, और आर की वैल्यू हम लोग केवल क्या लेंगे +3 ले लेंगे, तो आर की वैल्यू +3। हम लोग को आंसर क्या बताना है, ए आर इंटू द पावर 5, ए आर इंटू द पावर 5। तो ए की वैल्यू 2 और आर की वैल्यू +3, ए की वैल्यू 2 रख दीजिए, और आर की वैल्यू +3 रखेंगे, तो 3 इंटू द पावर 5 कितना होगा 81 होता है। 2 की 3 इंटू द पावर 4, उसमें भी 3 का मल्टीप्लाई, तो 243। आंसर 486, ये आपका आंसर आ जाएगा। जो पूछ रहा था T6 वो होता है ए आर इंटू द पावर 5, बस आंसर आ गया इस तरह से। आर की वैल्यू, ए की वैल्यू 2, अभी अभी कैलकुलेट किया, आर की वैल्यू पहले आ गई थी 3, वैल्यू पुट किया, कैलकुलेट किया, आंसर कितना आया 486। चलिए आगे बढ़े क्वेश्चन नंबर 9 में। क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है ए एंड बी दो नंबर हैं, ए और बी दो नंबर हैं, उनका अर्थमेटिक मीन 10 है, ज्योमेट्रिक मीन 8 है, तो ए माइनस बी क्या होगा। ऑप्शन है 5 10 12 15। ए माइनस बी आपसे पूछ रहा है, ए और बी दो नंबर है, उनका अर्थमेटिक मीन दिया है 10, ज्योमेट्रिक मीन दिया है 8,
और a माइनस बी आपसे पूछ रहा है, ऑप्शन है 5, 10, 12 एंड 15। क्लियर है? चलिए स्टार्ट किया जाए क्वेश्चन। अर्थमेटिक मीन क्या होगा दो नंबर का? पिछले लेक्चर में हम लोग ने पढ़ा था, क्या पढ़ा था? दो नंबर होते हैं उनका अर्थमेटिक मीन होता है a प्लस बी बाई 2। तो a प्लस बी बाई 2 इज इक्वल टू 10 है, तो बाई 2 इज इक्वल टू 10 है, तो a प्लस बी 20 हो जाएगा। क्लियर है? a प्लस बी बाई 2 इज इक्वल टू, ये a प्लस बी बाई 2 लिखा है एक तरह से, a प्लस बी बाई 2 इज इक्वल टू 10, तो a प्लस बी इज इक्वल टू 20। ज्योमेट्रिक मीन होता है रूट ए बी। यदि रूट ए बी 8 है, रूट ए बी 8 है, तो ए बी इज इक्वल टू 64 होगा कि नहीं होगा? ये मान लीजिए रूट ए बी, कुछ लोगों के मन चमक रहा होगा कुछ लोगों को कि हाँ ज्योमेट्रिक मीन रूट ए बी होता है, ये रूट ए बी लिखा हुआ, उन्हें जीएम नहीं लग रहा होगा, कुछ लोगों को दिख रहा होगा रूट ए बी दिख रहा होगा कि ये रूट ए बी इज इक्वल टू 8 है, तो ए बी इज इक्वल टू 64। तो ऐसा आपको भी लगना चाहिए। अगला a माइनस बी आपसे पूछ रहा है। अब हमें a माइनस बी कैसे आएगा, ये हमने फार्मूला पढ़ाया था आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन में, याद आया था आपको कि a माइनस बी का होल स्क्वायर जब भी पूछे तो आपको लगाना होगा a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 4ab। कब पढ़ा था? क्वाड्रेटिक इक्वेशन में, पहला लेक्चर तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का पूरा डिटेल में बताया था स्टार्टिंग से एंड तक। तो उस लेक्चर में, उस वीडियो में हम लोग ने जाना था कि a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 4ab। अब a माइनस बी आपसे पूछ रहा है तो इसको शांति से बिल्कुल लिखा रहने दीजिए, a प्लस बी की वैल्यू उठा के रख दीजिए 20। तो अगर ये 20 है तो 20 का स्क्वायर कितना हुआ? 400 माइनस 4, और ए बी कितना है? 64, तो 4 इंटू 64 कितना हुआ? 400 माइनस ये कितना हुआ? 256, यानी कि सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना आएगा? 144। क्लियर है? इतना संभाल लोगे सब? संभाल लिया। अब क्या है, कुछ रही नहीं गया। यदि a माइनस बी का होल स्क्वायर इतना है 144 है, तो a माइनस बी ऑप्शन से देखो, क्या प्लस माइनस लिखेंगे? नहीं, केवल प्लस लिखेंगे। यस, प्लस माइनस 12 होगा, लेकिन ऑप्शन देखो ध्यान से, a माइनस बी पूछ रहा था, ऑप्शन केवल प्लस का है, तो आंसर क्या लिखेंगे? प्लस 12। क्लियर है? इतना आगे बढ़े, क्वेश्चन नंबर 10। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 की बात हम लोग करते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 में कह रहा है एबीसी 3 नंबर हैं जो कि जीपी में है, और A2B3C ये एपी में है, तो आर की वैल्यू क्या होगी ये आपसे पूछ रहा है। चलिए अब जल्दी सॉल्व करते हैं। एबीसी जीपी में है, A2B और 3C एपी में है, तो आर की वैल्यू क्या होगी? अगर 3 नंबर जीपी में होते हैं तो पहले को हम लोग ए को ए ही माने, बी को ए आर मान लें, सी को ए आर स्क्वायर माने। मान सकते हैं? बिल्कुल मान सकते हैं। और अगर 3 नंबर एपी में होते हैं तो आपको याद होगा पिछले वीडियो में हम लोग ने देखा था, पिछले लेक्चर में जाना था कि 3 नंबर अगर एबीसी एपी में होते हैं तो 2b इक्वल टू ए प्लस सी होता है। याद आया? वही अप्लाई कर दीजिए, 2b इक्वल टू ए प्लस सी। यहां पर b की जगह 2b है, c की जगह 3c है, ये चीज मत भूलिएगा। तो 3 नंबर अगर एपी में है तो 2b इक्वल टू इसका 2 टाइम्स इक्वल टू a प्लस 3c होगा, यानी कि 4b इक्वल टू a प्लस 3c होगा। क्लियर है इतनी बात? बिल्कुल। अब a की जगह a रखना है, b की जगह ए आर रखना है, c की जगह ए आर स्क्वायर रखना है। रख के देखते हैं। b की जगह ए आर और c की जगह, a की जगह a और c की जगह ए आर स्क्वायर रख दीजिए। बताइए a से a सारे कैंसिल, बिल्कुल। क्या बचा देख लीजिए, संभाल लोगे सब? a कॉमन लेके कैंसिल। अब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिख रही है, क्या दिख रहा है? 3r स्क्वायर प्लस 4r माइनस, नहीं ये माइनस का होगा और ये प्लस का होगा। क्यों? क्योंकि 3r स्क्वायर केवल ये इधर आएगा तो माइनस 4r और प्लस 1। क्लियर? इतना इज इक्वल टू 0। क्वाड्रेटिक इक्वेशन में हम लोग पढ़ा था कैसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करते हैं। मल्टीप्लाई करें 3i और ऐड कर दें तो 4i, तो 3 + 1 होता है, तो 3 + 1 लिख दीजिए।
3r प्लस r लिखेंगे, लेकिन ये माइनस कॉमन है, 3 + 1 इसको लिखेंगे तो -3r माइनस r आएगा, तभी तो -4r बनेगा। +1 = 0, इन दोनों में 3r कॉमन, ब्रैकेट में r + 1, इसमें -1 कॉमन, ब्रैकेट में r + 1, एक ब्रैकेट में r + 1, एक ब्रैकेट में 3r - 1 = 0। एक ब्रैकेट से आया r = -1 और दूसरे ब्रैकेट से आया r = 1/3। क्या r की वैल्यू, अच्छा ऑप्शन क्या है 1/3 1/4, इस तरह से ऑप्शन है 1/2 1/3 1/4 1/5, तो ये तो आपका रिजेक्ट हो जाएगा क्योंकि r -1 नहीं होगा यहाँ पर। ठीक है, क्लियर है, ऑप्शन में नहीं है -1, तो आपका सीधे से आंसर क्या आएगा 1/3, बस यही आपका आंसर आ गया 1/3। क्लियर है इतना? चलते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 11, चलिए क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 में गिवन है, ध्यान से देखिएगा, आप थोड़ा ऊपर लिखना है। क्वेश्चन नंबर 11, 1/1² +1/2² +1/3², इस तरह से एक सीरीज पूरी है जो कि इनफाइनाइट तक है और उसकी वैल्यू है π²/6। आपसे पूछ रहा है 1/1² +1/3² +1/5² प्लस डैश डैश डैश। क्वेश्चन क्लियर हुआ कि नहीं? 1 2 3 4 इस तरह सीक्वेंस में लिखे हैं, आपसे 1 3 5 7 ऑड वाले पूछ रहा है, तो ऑड वाले मिलेंगे कहाँ? यहीं से तो मिलेंगे। देख लीजिए क्वेश्चन, ध्यान से देख लीजिए क्या पूछ रहा है, क्या दिया, आप ध्यान से देखिए क्वेश्चन को। क्लियर है इतना? अब देखिए यहां ध्यान से कि 1 2 3 4 सभी का सम π²/6 है। इसमें से अगर 1 3 5 7 जो पूछ रहा है उसको अलग कर ले और 2 4 6 वाला अलग कर दे, कर सकते हैं कि नहीं? बिल्कुल हो सकता है, देख लीजिए ध्यान से। तो अगर हमने 1 3 5 7 वाला अलग लिखा, 1/1² 1/3² प्लस 1/5² अलग कर लिया, ये भी इनफाइनाइट तक जाएगा। प्लस अब क्या अलग किया, 1/2² 1/3², नहीं 3 इधर ले आए थे ना, तो 2 के बाद 4 का स्क्वायर, फिर क्या आ जाएगा 1/6², कुछ ऐसा बचेगा और इज इक्वल टू कितना है π²/6। इतनी बात क्लियर हुई कि नहीं? देख लीजिए ध्यान से, हमने 1 3 5 7 वाला इधर ले आए, 2 4 6 8 वाला उधर ले आए, यानी कि इस सीरीज को हमने दो पार्ट में कर दिया, ऑड नंबर और इवन नंबर वाले में। तो ये क्या है, ऑड वाले, और इधर क्या है, इवन वाले, दोनों का सम करेंगे तो आएगा तो उतना ही π²/6। अब हम लोग कुल मिला के इसको बार बार ना लिखना पड़े तो इसको हम लोग ने मान लिया x। क्या मान लिया हम लोग ने? x। हम लोग से कुल मिला के x ही पूछ रहा है, x =? तो x पूछ रहा है, ध्यान रखना, तो इसको हम लोग x लिख दें, प्लस इसमें हम लोग 2 को लिख के 1 × 1 1 × 2 2 × 2 2 × 3, फिर से सुनिएगा क्या बोल रहा है। इस 2 को लिखिए, ये जो 2 है इसको लिखिए 1 × 2, और ये जो 4 है इसको लिखिए 2 × 2, और ये 6 है इसको लिखिए 2 × 3। ये बात क्लियर हुई कि नहीं? लेकिन होल स्क्वायर लगे तो होल स्क्वायर तो लगे रहेंगे, ये बात क्लियर है। 1 × 2 2 × 2 2 × 3, अगला 8 होगा तो 2 × 4 का होल स्क्वायर। अब आप इसमें ध्यान से देखिए कि 1/2 का स्क्वायर कॉमन निकल जाएगा कि नहीं सबसे, इसको 2 × 1 करिए तो ज्यादा समझ में आएगा। ठीक है, जैसे इसको 2 × 2 2 × 3, अगले को 2 × 4, इसी प्रकार इसको 2 × 1 की। सभी से 2 कॉमन ले सकते हैं कि नहीं? एक सिंपल से ये बताइए बात, सभी में 2 है तो 2 कॉमन ले सकते हैं, लेकिन कॉमन क्या आएगा, 2 का स्क्वायर बचेगा, क्या अंदर 1 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर, ये अंदर बचेगा। फिर से समझिए, कॉमन लिया 1/2 का स्क्वायर 1/2 का स्क्वायर, इससे बचेगा 1/1², इससे बचेगा 1/, ऊपर तो 1 ही है, नीचे वाले को हम चेंज कर रहे हैं, तो 2 का स्क्वायर कॉमन ले लिया तो क्या बचा 2²।
प्लस 1/3 स्क्वायर बचा कि नहीं, डैश 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 इज इक्वल टू पाई स्क्वायर बाई 6। क्लियर है इतनी बात, देख लीजिए ध्यान से। अब ये जो है ये वही है जो ये लिखा हुआ है पूरा पूरा, देखिए 1/1 स्क्वायर 1/2, टर्म नहीं चेंज होंगे, टर्म इसमें भी इनफाइनाइट ही रहेंगे, इसमें भी इनफाइनाइट रहेंगे। अब ये वही है जो ऊपर लिखा है, तो इसकी वैल्यू हम लोग पाई स्क्वायर बाई 6 लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं, x प्लस 1/4 और ये है पाई स्क्वायर बाई 6 इसके अकॉर्डिंग इज इक्वल टू फिर से पाई स्क्वायर बाई 6 आ गया। अब x की वैल्यू हम लोग को बतानी थी, कैलकुलेट क्या करना था, x इज इक्वल टू इतना माइनस इतना कर दीजिए, बस आंसर आ जाएगा। पाई स्क्वायर बाई 6 माइनस पाई स्क्वायर बाई 6 इंटू 1/4, ये है कि नहीं, 1/4 इंटू पाई स्क्वायर बाई 6। पाई स्क्वायर बाई 6 कॉमन भी ले सकते हैं और चाहो तो इसको 24 लिख दो और फिर कैलकुलेट कर लो, किसी भी तरीके से कर सकते हैं। तो x इज इक्वल टू पाई स्क्वायर बाई 6 कॉमन ले लीजिए इन दोनों में, तो 1 माइनस 1/4 यानी कि 3/4 बचेगा, पाई स्क्वायर बाई 6 यानी कि 3/4। देखते जाइए ध्यान से, आगे आप लोग खुद ही संभाल सकते हो। 6 से ये 3 कैंसिल कर देना, तो नीचे यहाँ 2 आ जाएगा, तो पाई स्क्वायर बाई 8 आंसर आ जाएगा, पाई स्क्वायर बाई 8। क्लियर है इतना, यहां के बात आप खुद ही संभाल लोगे कि नहीं, इतना बस समझाना था कि ये पाई स्क्वायर बाई 6 है, बस x की वैल्यू कैलकुलेट करना है, इसको उधर भेज दीजिए, कैलकुलेट कर लीजिएगा, बिल्कुल इसी प्रकार आंसर विल बी पाई स्क्वायर बाई 8। देखिए कितना बेहतरीन क्वेश्चन था, इसका आंसर पाई स्क्वायर बाई 6 दिया था और आपसे ऑड नंबर का आंसर पूछ रहा है, तो आंसर क्या आ गया, पाई स्क्वायर बाई 8। अगला क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12, चलिए क्या कह रहा है 12वां क्वेश्चन, कह रहा 1/2 प्लस 3/4 प्लस 7/8 प्लस 15/16, ये एक सीरीज है अप टू एन टर्म, कितने टर्म, अप टू एन टर्म। क्या ऑप्शन लिखने की जरूरत है, लिख सकते हैं, 2 की पावर n माइनस 1, 2 इंटू द पावर n माइनस n माइनस 1, 2 की पावर माइनस n प्लस n माइनस 1, 1 माइनस 2 इंटू द पावर माइनस n। ये ऑप्शन है, अप टू n टर्म का मतलब आपको n टर्म का सम बताना है। स्टार्ट किया जाए, n टर्म का सम बताना है। क्वेश्चन ध्यान से देख लीजिए, कुछ सोचिए इसमें क्या किया जा सकता है, बताइए। ये 1/2 है और ये 3/4 है, 7/8 है, तो देखिए हम सबको क्या लिख रहे हैं, इस 1/2 को 1 माइनस 1/2 लिख रहे हैं, इस 3/, चाहे आप ये मत लगाइए ब्रैकेट तो ज्यादा समझ में आएगा, इस वाले को 1 माइनस 1/4 लिख सकते हैं, इस 7/8 को 1 माइनस 1/8 लिख सकते हैं, 15/16 को 1 माइनस 1/16 लिख सकते हैं। क्लियर है कि नहीं, कैसे लिख सकते हैं समझिएगा, इसको 16 माइनस 1 लिखेंगे, ऊपर 15 को क्या लिखेंगे, 16 माइनस 1, अलग अलग डिवाइड कर दीजिएगा तो 1 माइनस 1/16 हो जाएगा। इसी प्रकार इसको 8 माइनस 1 लिखेंगे, 8 माइनस 1 अलग अलग डिवाइड कर दीजिएगा, 1 माइनस 1/8 आ जाएगा। क्लियर है इतनी बात। अब ये अप टू एन टर्म है, यानी कि एन टर्म का हमें सम बताना है। अब बताइए जो 1 लिखा है ये कितने बार आएगा, अगर हम ब्रैकेट लगा भी देते कोई दिक्कत नहीं, 1 आप बता दीजिए बस कितने बार आएगा, n टाइम्स आएगा, तो 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 1 n टाइम्स करेंगे तो n आ गया, और माइनस 1/2 प्लस 1/4 प्लस 1/8 प्लस 1/16, इस तरह से ये भी n टर्म होंगे। कितने टर्म होंगे, माइनस कॉमन ले लिया, 1/2 ये है, 1/4 1/8 1/16, कितने टर्म होंगे, n टर्म होंगे, क्योंकि इस तरह ये एक टर्म है, ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा, इस तरह से n टर्म हो गए। 1 ऐड करा n टाइम्स तो n आएगा, ये बात क्लियर है। 5 बार ऐड करते 5 आता, 3 बार ऐड करते 1 प्लस 1 प्लस 1 करते 3 आता, 4 बार ऐड कर रहे हैं तो 4 आ रहा है, तो n बार ऐड करेंगे तो n आएगा। ये जीपी की सीरीज है। अब आपने पढ़ा है जीपी की सीरीज के n टर्म का फार्मूला क्या होता है, a 1 माइनस r इंटू द पावर n, r की वैल्यू देखिए इतना बाय इतना करेंगे तो 1/2 आ रही,
अपॉन 1 माइनस आर। इसको आप एक बार ध्यान से देख लीजिए। ए अपॉन नहीं, एन टर्म है। कितने टर्म है? एन टर्म है। अगर यदि इनफाइनाइट टर्म होते तब ए अपॉन 1 माइनस आर लगाते हैं। यहां पर ये आपको समझ में आ रहा होगा, ए की वैल्यू तो 1/2 है। 1/2 क्या है? ए है। और यदि आर की बात करें हम लोग, हमने यहां कहीं लिखा नहीं है, डायरेक्ट लिख दिया। आर की बात करें तो दिस बाई दिस होगा, तो 1/4 अपॉन 1/2 करेंगे तो 1/2 आएगा। ए भी 1/2, आर भी 1/2। आर की वैल्यू 1 से छोटी, जब 1 से छोटी होती है तो फार्मूला लगता है ए 1 माइनस आर इंटू द पावर एन अपॉन 1 माइनस आर। 1 माइनस आर इंटू द पावर एन अपॉन 1 माइनस आर, वही वाला फार्मूला है, एस एन वाला। क्लियर है इतना सभी को? अब ये सब क्या लिखा हुआ है? ये 1/2 है, ये 1 माइनस 1/2 भी तो 1/2 होता है, तो ये दोनों कैंसिल हो गए कि नहीं? बिल्कुल। तो यहीं पर ये जो लिखा हुआ है, तो ये 1/2 है और ये भी 1/2 है, यहीं पर कैंसिल कर दीजिए। और ये क्या लिखा हुआ है? ये n माइनस है। चलिए n माइनस अगर हम माइनस को मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 आ गया, और ये माइनस माइनस प्लस हो गया, तो 1/2 की पावर n। लेकिन 1/2 की पावर n को 2 की पावर माइनस n कह सकते हैं। ये 1/2 की पावर n है, तो इसको हम लोग 2 की पावर माइनस n कह सकते हैं। पुराना कॉन्सेप्ट, बचपन वाला। क्लियर है इतना? क्लियर। अब ये देखिए कौन से ऑप्शन में लिखा है, n माइनस 1 प्लस 2 की पावर माइनस 1 माइनस n। इस ऑप्शन में, थर्ड ऑप्शन में, ये देख लीजिए। क्लियर है इतनी बात? सभी को ये बात क्लियर है? बस यही आपका आंसर हो जाएगा। और अगर ये बात कम समझ में आई इस क्वेश्चन को, तो इस क्वेश्चन को ऑप्शन से भी आप चेक कर सकते हैं। कैसे करेंगे ऑप्शन से? ध्यान से देखिए। अगर n इज इक्वल टू 1 रखेंगे तो हमारा आंसर 1/2 आना चाहिए कि नहीं? बिल्कुल। n इज इक्वल टू 2 रखेंगे कि दो टर्म का सम है, तो आंसर 1/2 प्लस 3/4, यानी कि इतना आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए? आना चाहिए। तो हम लोग n इज इक्वल टू 1 रख के देखते हैं, क्या आना चाहिए? 1/2। बताइए, n इज इक्वल टू 1 रखना है, 1/2 आ रहा है क्या? नहीं आ रहा, गलत। n इज इक्वल टू 1 रखो, क्या 1/2 आ रहा है? n इज इक्वल टू 1 रखो तो ये तो 2 हो गया, 2 माइनस 2 0 हो गया, ये भी नहीं आ रहा। n इज इक्वल टू 1 रखिए, 1/2 आना चाहिए। n इज इक्वल टू 1 रखिए तो 1 1 कैंसिल हो गया। n इज इक्वल टू 1 रखा है तो 1 1 तो कैंसिल हो गया। जब 2 की पावर माइनस 1 को देखा तो ये तो 1/2 होता है। 2 की पावर माइनस 1 का मतलब 1/2, 1/2, और ये तो कैंसिल हो जाएगा n 1 रखोगे तो 1/2 ही तो आना चाहिए। तो यानी कि ये ऑप्शन बिल्कुल सही है। लेकिन चौथा ऑप्शन भी तो सही दिख रहा है। n इज इक्वल टू 1/2 रखेंगे, 1 रखेंगे, n को 1 रखना है, तो 1 रखेंगे तो 1/2, 1 माइनस 1/2, ये भी तो 1/2 दे रहा है। तो अब हमें डाउट है कि 1/2 के लिए, n इज इक्वल टू 1 के लिए 1/2 आना चाहिए, तो c में भी आ रहा है, d में भी आ रहा है। अब c सही है या d सही है, ये पता करने के लिए n इज इक्वल टू 2 रखेंगे। और n इज इक्वल टू 2 में आपका इतना प्लस इतना आना चाहिए, क्योंकि सम कह रहा है, टर्म नहीं कह रहा कि सेकंड टर्म बताओ। nth टर्म नहीं पूछ रहा है, n टर्म का सम पूछ रहा है। तो n इज इक्वल टू 2 रखने का मतलब यहां पर आप 2 रखिए। देखिए 1/2 प्लस 3/4 कितना हो गया? 2/4, यानी कि 5/4, यानी 5/4 आना चाहिए, 5/4 आना चाहिए। देखिए 5/4 किस में आ रहा है, पहले में कि दूसरे में? किसी एक को चेक कर लो, सही है तो टिक, और गलत है तो दूसरा वाला सही। चलिए अगर हम इसको चेक करते हैं, n इज इक्वल टू 2 रखेंगे, तो n इज इक्वल टू 2 रखेंगे तो 2 की पावर माइनस 2, यानी कि 1/2 स्क्वायर, यानी कि 1/4। ये 1/4 है, 1 माइनस 1/4 क्या 5/4 होता है? नहीं, 3/4 होता है। 1 माइनस 1/4, इनको 2 रखेंगे, 2 की पावर माइनस 2, यानी 1/2 स्क्वायर, यानी 1/4। 1 माइनस 1/4 मतलब 3/4, तो ये 3/4, जबकि आंसर आ रहा 5/, तो ये गलत हो गया, तो ऑटोमेटिक ये सही हो जाएगा। चाहो तो थर्ड वाला चेक कर लो, n की वैल्यू 2 रखो तो 2 माइनस 1 2 रखो, तो 1/2 स्क्वायर 1/4 हो गया। 2 रखोगे तो 2 माइनस 1 1 हो गया, तो 1 प्लस 1/4,
और 1+1/4 कितना होता है? 5/4 होता है। तो यानी कि आपका सी सही हो जाएगा। क्लियर है? किसी एक को चेक कर लो, सही है तो वही टिक कर दो, गलत है तो दूसरा वाला टिक कर दो। इतनी बात क्लियर हो गई। तो आपको इस तरह से सॉल्व करके नहीं करना था तो ऑप्शन से भी कर सकते थे। क्लियर हो गई इतनी बात। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13 में। 13 में देखिए क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 13 में 3 टर्म दिए, a 2a + 2 और 3a + 3। कह रहा है ये जीपी में है तो फोर्थ टर्म क्या होगा? अब जीपी की है तो जीपी कंडीशन हम आपको बता चुके हैं, एबीसी 3 नंबर जीपी में, तो b² = ac, तो इसका स्क्वायर = दिस इंटू दिस होगा कि नहीं? इसका स्क्वायर तो 2 1+, ये लिखा है 2a + 1 और ये क्या लिखा है 3a + 1। क्लियर है? इसका स्क्वायर करिए तो 4a + 1 का होल स्क्वायर = b² = ac होता है, लेकिन c की जगह ये लिखिएगा a × 3a + 1। क्लियर है? a + 1 कैंसिल, बिल्कुल सही। ये क्या लिखा हुआ है 4a + 4। देखिए संभाल लोगे सब कुछ। ये कितना है 3a, ये इधर आ गया और 4 उधर चला गया, तो ध्यान से देखिए a = -4, a = -4। जल्दी से 3 टर्म लिख दीजिए, चौथा अपने आप समझ में आ जाएगा। a को -4 रखेंगे तो पहला क्या आया -4, a को -4 रखो तो -4 + 1 -3 × 2 -6। अगला a को -4 रखो, -4 + 1 -3 और -3 × 3 -9। अब अगला टर्म क्या होगा ये जानने के लिए हम लोग को क्या करना चाहिए? देखिए इतना बाय इतना करेंगे, सारे माइनस के हैं तो आंसर माइनस में ही आएगा। ये 1.5 गुना है, ये इसका 1.5 गुना है, तो अगला टर्म भी 1.5 गुना होगा। 1.5 का मतलब 1.5 टाइम्स, ये 1.5 टाइम्स है, ये भी 1.5 टाइम्स है इसका, तो अगला टर्म भी 1.5 टाइम्स होगा। तो इसका 1.5 टाइम्स क्या हुआ, इसका आधा और जोड़ दो, यानी कि 4.5 जोड़ दो, तो आंसर क्या आएगा -13.5। क्लियर है कि नहीं? और ये बात नहीं समझ में आ रही तो सुनो, आर निकाल लो। तो r = -6/-4 यानी 3/2 यानी कि 1 चलो 3/2 बस लिख दो। क्लियर है? अब 3/2 का मतलब ये a है तो ये ar होता है, ये r² होता है। चौथा टर्म ar³ होगा कि नहीं होगा? फोर्थ टर्म बताना था, T4 होता क्या है फोर्थ टर्म? ar³ क्या होता है ar³, a पता है -4 r की वैल्यू आपने कैलकुलेट कर ली 3/2, इसका क्यूब कर दो -4 27/8, ये कैंसिल हो गया, 4 से 8 2 आ गया, 27/2 होता है 13.5, लेकिन माइनस तो ये लगा तो माइनस। क्लियर है? आंसर क्या आएगा -13.5। आगे बढ़े, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं। कह रहा ज्योमेट्रिक मीन ऑफ द रूट्स ऑफ द इक्वेशन x² - 18x + 9 = 0। इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के जो दो रूट होते हैं उसका ज्योमेट्रिक मीन पूछ रहा है। बताइए x² - 18x + 9 = 0, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, दो रूट अल्फा बीटा। हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़ चुके हैं, दो रूट अल्फा बीटा लेट करते हैं। अब हम लोग देखें कि अल्फा बीटा का ज्योमेट्रिक मीन क्या होगा। बताइए क्या होता है ज्योमेट्रिक मीन 2 नंबर का, ये आज हम लोगों ने पढ़ा था कि AB का ज्योमेट्रिक मीन √AB। तो अल्फा बीटा का ज्योमेट्रिक मीन क्या होगा √अल्फा बीटा। क्वाड्रेटिक इक्वेशन में पढ़ा था कि प्रोडक्ट ऑफ रूट्स क्या होगा C/A, यानी कि √9 आएगा कि नहीं आएगा, तो आंसर क्या आ गया 3। क्लियर है कि नहीं? काफी लोग तो इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को पूरा सॉल्व करते हैं, उससे दोनों रूट अलग अलग निकालते हैं, फिर उन दोनों को प्रोडक्ट करते हैं, फिर रूट अल्फा बीटा क्योंकि हम लोग को निकालना था, फिर अल्फा बीटा अलग अलग निकाल के वैल्यू पुट करके कैलकुलेट करते हैं। ये काम बिल्कुल नहीं करना। अगर आपसे अल्फा और बीटा का ज्योमेट्रिक मीन पूछ रहा है तो आप सीधे से कहेंगे हमें रूट अल्फा बीटा चाहिए। क्या चाहिए? रूट अल्फा बीटा। और अल्फा बीटा क्या होता है? ये तो प्रोडक्ट ऑफ रूट है, ये हम लोग ने क्वाड्रेटिक इक्वेशन में पढ़ा था। क्या क्या पढ़ा था? अल्फा प्लस बीटा क्या होगा -b/a,
और अल्फा इंटू बीटा क्या होगा, सी अपॉन ए। पढ़ा था कि नहीं? तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन में हम लोग पढ़ चुके हैं, सी अपॉन ए होता है, तो 9/1 यानी कि 9 आ गया। तो अल्फा बीटा की जगह 9 रख दीजिए, आंसर विल बी 3। बस यही आपका आंसर आ गया, यही आपसे पूछ रहा था। तो आंसर क्या आ गया, 3। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15 की ओर। लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15। चलिए आज का लास्ट क्वेश्चन है आपका 3 + 33 + 333 अप टू n टर्म। n टर्म का आपको सम बताना है, ऐसा भी क्वेश्चन किया था, ठीक है। इसमें क्या बताना है, n टर्म का सम बताना है। मतलब ऐसा नहीं था, उसमें वैल्यू चेंज थी, जैसा था 1 बाई क्या लिखा था, 1/2 3/4 7/8 इस तरह से लिखा था, और यहां पर कुछ और है, ठीक है। n टर्म का आपको सम बताना है। चलिए स्टार्ट करते हैं। 3 कॉमन ले लें, पूरे से ले लीजिए, या एक काम करिए 3 कॉमन लेंगे तो 1 और 1 1 बचेगा, 1 1 1 बचेगा। कोई जीपी की सीरीज नहीं है, ना ही ये जीपी है, ना ही 1 3 कॉमन लेने के बाद है जीपी। एक काम करिए, इसमें 3 का और मल्टीप्लाई कर दीजिए, 3 से डिवाइड करेंगे और 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 9 + 90 9 + 999 प्लस डैश 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 n टर्म कितने, ये आ जाएगा। क्या किया हम लोग ने, 3 से डिवाइड किया और 3 से मल्टीप्लाई किया। इसमें 3 से मल्टीप्लाई किया है तो ये सीरीज बन गई, लेकिन मल्टीप्लाई किया है तो डिवाइड भी करना पड़ेगा। अब इसको देखो, क्या ये जीपी है, नहीं, अभी भी जीपी नहीं है। आपसे कभी कभी डायरेक्ट ये क्वेश्चन आ जाता है, ये वाला 9 वाला, और कभी 1 1 1 1 1 1 ये भी आ जाता है कभी कभी। तो वहां 9 से मल्टीप्लाई करके ये बनाना पड़ता है, जैसे यहाँ 3 से मल्टीप्लाई करके इसे बना लिया। क्लियर है क्या बोल रहे हैं? अगर यहाँ 1 1 1 1 1 1 होता तो 9 से मल्टीप्लाई करना पड़ता, तो ये बना लेते हैं। तो 9 से डिवाइड भी करना पड़ता है, कभी कभी डायरेक्ट यही क्वेश्चन आ जाता है। और अगर 3 वाला आया तो 3 से आपने डिवाइड किया और 3 से मल्टीप्लाई कर दिया तो 9 बन गया। कुल मिला के आपको ये बनाना होता है। क्यों ये बनाना होता है, अब ये बात समझ में आएगी। क्योंकि हम 9 को, क्या ये जीपी है, नहीं, अभी भी जीपी नहीं है। क्योंकि 9 को हम लोग लिख सकते हैं 10 - 1, और 99 को लिखेंगे 100 - 1, और अगले वाले को लिखेंगे 1000 - 1, और ये सीरीज n टर्म तक जाएगी। अब ये दो पार्ट में हो गई, पहला 10 100 1000 कर लीजिए, 10 + 100 का मतलब 10 स्क्वायर, इसका मतलब 10 क्यूब प्लस डैश डैश, ये आ गया। अब माइनस 1 1 1 कितने बार आएगा, n बार आएगा। तो n बार अगर माइनस करेंगे तो -n आएगा कि नहीं आएगा। 1 1 1 कितने बार, n टर्म है, यानी कि -1 - 1 -1 1 1 कितने बार करना पड़ेगा, n टर्म, तो कितना हो गया, -n। अब ये जो है n टर्म है, इसमें भी कितने n टर्म है, ये 10 10 स्क्वायर 10 क्यूब, कितने टर्म आएंगे, n टर्म। अब अगर n टर्म का सम करेंगे तो फार्मूला a r⁻n-1/r-1 लगाना पड़ेगा, लगा दीजिए। a क्या है, 10, r कितना है, 10 स्क्वायर बाई 10 को क्या कहेंगे, 10 कहेंगे। a की वैल्यू 10 है, 10 आ गया। a r इंटू द पावर n, r क्या है, कई क्वेश्चन करा चुके हैं इसलिए अब लिखना ही नहीं, डायरेक्ट देखिए r की वैल्यू क्या है, इतना बाई इतना, यानी कि 10 हो गया। 10 की पावर n -1 अपॉन 10 - 1, r -1 लिख देते हैं। ये a है, ये क्या है a, और r की वैल्यू इतना बाय इतना, यानी कि ये भी 10 आ गया। फार्मूला क्या है, a r इंटू द पावर n -1 अपॉन r -1, ये आपका फार्मूला था। अब -n भी तो है, तो लास्ट में -n भी लगाना पड़ेगा, ये वाला। क्लियर है, यहां से यहां तक का सम हम लोग ने किया है। अब देखिए क्या लिखा हुआ है, इसको थोड़ा सा कैलकुलेट कर लीजिए। क्या लिखा है, नीचे 9 है, नीचे कितना है 9, तो 9 पूरे में एलसीएम ले लीजिए। 1/3 तो बाहर रखिए ही रखिए, पूरे में 9 एलसीएम ले लीजिए। ये 9 है तो पूरे, ये आ गया 10 की पावर n+1, ये हो जाएगा 10 की पावर 1 इंटू 10 की पावर n, बेस सेम मल्टीप्लाई तो पावर ऐड, 10 की पावर n+1 -10
और माइनस ये 9 है और 9 एलसीएम लिया है तो -9n आएगा कि नहीं आएगा। तो यहां कितना आ गया -9n। नीचे कितना हो गया 27। तो बस यही आंसर आ गया 1/27। आंसर विल बी 1/27 10 to the power n plus 1 -10 -9n, चाहे 9n पहले लिख दीजिए -10 बाद में लिख दीजिए। ये आपका आंसर आ गया। और इसी तरह के आपके 4 ऑप्शन दिए होंगे, एक में कहीं यहां प्लस लिखा होगा, कहीं यहां प्लस लिखा होगा, इस तरह के 4 ऑप्शन होंगे। ठीक, तो एक तो ये पूरा तरीका हो गया सॉल्व करके जैसा आपने किया। और एक और मेथड है, कौन सा, ऑप्शन से। जब कह रहे हैं इस तरह के 4 ऑप्शन होंगे तो आप n = 1 रखेंगे, आपका आंसर 3 आना चाहिए कि नहीं। तो जब 4 ऑप्शन देते हैं तो n = 1 रख के देखते हैं, अगर 3 आ गया तो सही, 3 नहीं आया तो गलत कर दो। मान लीजिए इस तरह के 2 ऑप्शन में 3 आया, जैसा कि एक क्वेश्चन बताया था जिसमें 1/2 आ रहा था, याद आया। अगर मान लीजिए 2 ऑप्शन में 3 आ रहा है तो फिर से आप उन्हीं 2 ऑप्शन में n = 2 रख के देखना। क्या रख के देखना, 2 टर्म का सम। तो n = 2 रख के देखेंगे तो 3 + 33 यानी कि 36 आएगा कि नहीं आना चाहिए। 3 + 33 यानी कि क्या मिलना चाहिए 36। जिसमें 36 मिल जाए वो आपका सही है, दूसरा वाला गलत है। क्लियर हुई बात। n = 1 रखना, 3 आएगा और n = 1 रखने के बाद 3 में मान लीजिए 2 ऑप्शन कट गए, 2 में 3 आ रहा है तो n = 2 रख के देखना, 36 जिसमें आ जाए वही आपका सही है। क्लियर है। ये ऑप्शन से चेक करने का तरीका था जो कि आप स्वयं कर लोगे, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। बाकी सॉल्व कैसे किए जाते ये क्वेश्चन, ये ऐसा। अब ये इतना डिटेल क्यों बताया, n = 1 मान के हो सकता था क्योंकि आपके उसमें कभी कभी क्वेश्चन n ना कह के 100 टर्म का सम करके कह देता है। मान लीजिए इसी में कहता है 100 टर्म, कितने टर्म 100। तो जब आप सॉल्व करते तो आपका आंसर जो आता वो 10 की पावर 101 -10 -900 कुछ ऐसा आता कि नहीं, अगर 100 पदों का योगफल कहता। तो ऑप्शन से n = 1 2 रख के आप चेक नहीं कर पाते, तब आपको ऐसा ही सॉल्व करना पड़ता। तो कभी आपसे n करके आता कि n टर्म का सम क्या होगा, कभी कभी इस तरह से आ जाता है कि 100 टर्म का सम क्या होगा, 10 टर्म का सम क्या होगा, तो आपको पूरा फिर इस तरह से सॉल्व ही करना पड़ता। क्लियर हुई बात। तो इसलिए पूरा डिटेल में बताना पड़ा, आपको ऐसे ही करना है। n = और n दिया जाए तो आप 1 और 2 मान के भी कर सकते हैं, ये आपकी मर्जी है। आप प्रैक्टिस करेंगे, आपको जैसे कंफर्टेबल लगेगा आप वैसे करेंगे। तो आज हम लोग ने 15 क्वेश्चन डिस्कस किया, आज इतना ही रखते हैं, ठीक है। बाकी जो बात कई बार बोलते हैं, आपके पास जो भी बुक है उससे अपने जीपी क्वेश्चंस है देखिएगा, प्रैक्टिस करिएगा। कोई डाउट हो कमेंट बॉक्स में बताइएगा। अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाइए ताकि आपको आगे आने वाली वीडियोज की इंफॉर्मेशन मिलती रहे, नोटिफिकेशन मिलते रहे। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। और किसी भी टॉपिक में आपको डाउट है, कोई टॉपिक पढ़ना है तो उसको कमेंट बॉक्स में बताइए। आई होप आज जितना पढ़ाया उतना सभी को अच्छे से समझ में आ गया होगा। बाकी नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे एचपी, 3 टॉपिक थे, एपी, जीपी, एचपी। तो इसके बाद हम लोग मिलते हैं एचपी के साथ हार्मोनिक प्रोग्रेशन यानी कि हरात्मक श्रेणी पढ़ेंगे। ठीक है बच्चों, तब तक के लिए थैंक यू। ओके।